Now, uh, what is mean or average bond enthalpy? It is obtained by total bond dissociation enthalpy by the number of bonds broken of the same kind in a particular molecule. What is mean or average bond enthalpy? If there are more than uh, one bonds of same kind within a molecule, then mean of all the bond enthalpy. ठीक है, so it is mean of, ये कहा जा सकता है, सम लिख लो, इट इज सम ऑफ ऑल बॉन्ड एंथैल्पी. सम निकाला जाए पहले तो, सम ऑफ ऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी divided by total number of bonds. यानी हम क्या करें कि टोटल जो भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, ठीक है, हम उसे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड से उसको डिवाइड कर दें. ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड इट एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल. सो total number of bonds, it is यानी अगर आपने 4 मोल बॉन्ड्स तोड़े हैं, एक मोल में कितने मोल बॉन्ड हो गए, तो 4 मोल बॉन्ड हो गए, तो आप 4 से तो तब भी डिवाइड करोगी ना, तो 4 से डिवाइड करोगी तो पर मोल नहीं आ जाएगा. मान लीजिए अगर मैं ये कहता हूँ कि CH4 का एक मोल एटम लो, तो उसमें कितने मोल बॉन्ड होंगे, 4 मोल. CH के, क्योंकि 4 CH की पंखड़ी है ना, तो इस उसमें इस तरीके से 4 पेटल्स हैं, तो सबको तोड़ती जाओ और फिर 4 से डिवाइड कर दो, तो एक ही मोल का तो आया. बोलो, एक मोल में 4 मोल बॉन्ड हो गए. नाउ व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर is by the Lewis representation of covalent bond. The bond order is the given number of bonds between two atoms in a molecule. It is given by the number of bonds between two atoms, between two covalently bonded atoms. लिखो, covalently bonded atoms. बॉन्ड ऑर्डर आयनिक कंपाउंड में नहीं होता, ठीक है, इन ए मॉलिक्यूल. सो एग्जाम्पल के तौर पर इन H2 जो कि HH है, बॉन्ड ऑर्डर को BO भी कहते हैं. बॉन्ड ऑर्डर इज 1. इन Cl2 मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर इज 2, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है.
एंड डबल तो नहीं है, ये भी तो सिंगल ही है, तो Cl2 ना लिख के O2 लिख लो यहाँ पे, बाकी आगे बता दो। O2 तो O में डबल बॉन्ड हो गया, ठीक, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया ना। और इन N2 मॉलिक्यूल क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है, तो तब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है। सो इसमें ये कहा जा सकता है कि इफ बॉन्ड ऑर्डर इज हायर देन बॉन्ड एंथैल्पी विल आल्सो बी हायर। आप जैसे देख रही हैं कि ये 946 किलो जूल है, आखिरी लाइन पढ़ो, कहता है कि ये हाईएस्ट है, इसीलिए तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया चाहिए तोड़ने के लिए, अदरवाइज नाइट्रोजन को क्यों न ले लेते प्लांट। और हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन क्यों है, क्योंकि प्लांट तोड़ ही नहीं पाते हैं। तो जो चीज़ मोस्ट स्टेबल है वही सबसे ज़्यादा एबंडेंस में है। तो इसी तरीके से NaCl पानी में सबसे ज़्यादा क्यों है, नमक सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि NaCl के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा है। तो जो मोस्ट स्टेबल है वही सबसे ज़्यादा है। सो हाईएस्ट इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज द बॉन्ड एंथैल्पी। समझ में आई बात? हाईएस्ट इज द bond order, more is the bond dissociation enthalpy और bond enthalpy, कुछ भी कह सकती हो, bond dissociation enthalpy एक ही नाम है दोनों का, और bond enthalpy। और कभी कभी तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, अगर मान लो इन केस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इट इज आल्सो कॉल्ड एटोमाइजेशन एंथैल्पी। ये भी बात है कि नहीं, बोलो। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इट इज आल्सो कॉल्ड, जैसे N2 के केस में यही एटोमाइजेशन एंथैल्पी भी होगी, it is also called atomization enthalpy। ये चीज है। हाईएस्ट इज द बॉन्ड ऑर्डर, ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा तो ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी। जैसे हमने यहाँ देख लिया था कि H2 गैस से अगर हम H गैस और प्लस H गैस बनाएं, तो ऐसे केस में जो एटोमाइजेशन या एंथैल्पी होती है, ये भी एक तरीके की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ही है। सो दैट इज 1 मोल बॉन्ड तोड़े ना, ब्रेकिंग ऑफ 1 मोल बॉन्ड। एक H2 को तोड़ोगे तो 1 मोल बॉन्ड नहीं टूटेंगे। सो ब्रेकिंग ऑफ 1 मोल बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, ठीक है, इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। समझ में आई बात कि नहीं? सो इट इज इक्वल्स टू 435 किलो जूल पर मोल। और इसी तरह से O2 में देखा तो ये बढ़ गई, O गैस वैसे ये नेसेंट है, और इसमें ये जो भी है दैट इज 498 किलो जूल पर मोल। और इसी तरह से N2 ये भी 1 मोल है, और N2 भी 1 मोल है, लेकिन N2 में N गैस और प्लस N गैस, नेसेंट कोई भी एटम होता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, 10⁻⁻8 सेकंड की ही होती है। तो इस केस में जो एटोमाइजेशन एंथैल्पी है वो कितनी हो गई, 946 किलो जूल पर मोल। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है जो ये है वही यहाँ पर डेल्टा O डबल बॉन्ड O भी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी है। सो या बॉन्ड सिर्फ लिख देते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी में बॉन्ड लिख देते हैं। एंथैल्पी तो H होता ही है। H का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी। अभी आगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगी तो पता चल जाएगा। सो ये बॉन्ड एंथैल्पी हो गई। और क्या ये भी बॉन्ड एंथैल्पी है डबल बॉन्ड की, वो तो हमने आपको बताया था। और डॉट जीरो का मतलब क्या स्टैंडर्ड होता है, बताओ। H का मतलब एंथैल्पी होता है। सो ये हो गई, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में तो ये सेम हो गई, ये बात हो गई। तो यहाँ हमने देखा कि हायर इज द बॉन्ड ऑर्डर,
मोर इज द बॉन्ड एंथैल्पी। उसी को हमने एटोमाइजेशन एंथैल्पी भी तो कहा, क्योंकि वो एक दूसरा काम भी कर रहा है। क्या वो उसको एटोमाइज नहीं कर रहा है? अच्छा, लेसर इज द बॉन्ड लेंथ तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी, कि मोर इज द बॉन्ड लेंथ तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी? बताओ। यानी अगर F2 मॉलिक्यूल है और I2 मॉलिक्यूल है, तो किस केस में सोच रही हो कि बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी? ये बॉन्ड लेंथ है और ये F2 का बॉन्ड लेंथ है। सो बॉन्ड लेंथ इसमें छोटी है, इसमें बड़ी है, तो बताओ किस में बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी? हाँ, लेसर इज द बॉन्ड लेंथ। एक बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड एंथैल्पी को हमने को रिलेट किया। अब कैसे कर रहे हैं? लेसर इज द बॉन्ड लेंथ, क्योंकि उसमें पास पास एटम है न्यूक्लियस के, तो फोर्सेस ज़्यादा डोमिनेटिंग है। और वरना फोर्स क्या होता है? क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के कूलम्स लॉ के हिसाब से? बताओ। तो दूर होने पर फोर्स ही कम हो जाएगा। लेसर इज बॉन्ड लेंथ, मोर इज द बॉन्ड एंथैल्पी, एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब है कि डेल्टा बॉन्ड एंथैल्पी स्टैंडर्ड ऑफ FF बॉन्ड इज ग्रेटर देन डेल्टा बॉन्ड HII। ये क्यों कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि अगर सेम बॉन्ड ऑर्डर में तुलना करनी पड़ जाए तो बॉन्ड लेंथ देखना, डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर है तो बॉन्ड ऑर्डर देखना। भाई दोनों में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? तो क्या दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1 ही हुआ? बताएं। तो बॉन्ड ऑर्डर सेम बट बॉन्ड लेंथ डिफरेंट, तो भी बॉन्ड एंथैल्पी बदल जाती है। ऐसा भी होता है। अब आगे देखिए कि अगर एक और नई बात कही गई है, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उनमें आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होते हैं। इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अभी तक आपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स पढ़े थे। अब क्वेश्चन कहता है इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स बॉन्ड ऑर्डर, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों, चाहे आयंस हों, या कुछ भी हों, आयंस भी हो सकते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, कुछ भी हो, उसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। आयंस बॉन्ड ऑर्डर इज सेम। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इन N2CO कार्बन मोनोऑक्साइड N, that is night that is NO plus, तो इट इज साइड इसको हैव NO है, तो इसे कहेंगे नाइट्रोनियम ऑक्साइड कहेंगे, जहाँ तक है अभी हम देख के बताते हैं। सो इसको चेक कर लेते हैं कि NO प्लस क्या कहा जा सकता है। नेम ऑफ NO प्लस आयन, so that is नाइट्रिलो ऑक्सोनियम आयन। इसका नाम क्या है? नाइट्रिलो ऑक्सोनियम आयन। नाइट्राइलो, ऑक्सीजन पे लगा इसलिए ऑक्सोनियम बोला गया। ऑक्सीजन पे प्लस होगा तो ऑक्सोनियम आयन होता है हमेशा, ये ध्यान देना। ठीक है। अब देखो इसमें बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, जैसे कि N2 का केस लो। N2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या है
कि इसके N2 के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि N2 के बारे में हमने लुईस रिप्रेजेंटेशन पहले आपको पढ़ा दिया है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है तो क्या है, फिर कितने बॉन्ड बनेंगे, वो सब चीज़ें पढ़ा दी गई हैं कि नहीं। CO के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। CO देखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं और डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट, वो भी बताओ। सो डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, तो वो कितने हैं। सो अब इसके अलावा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट, ये भी हमें लिखना चाहिए था। रिक्वायर्ड लिखो पहले, डेफिशिएंट नहीं लिखो, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, और फिर उसमें कमी कितने की पड़ेगी। सो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट आयड, फिर इसके बाद कि डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद नंबर ऑफ डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने चाहिए। सो नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सारी चीज़ें बताओ। आवाज़ आ रही है। कितना बताया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। चार छः 10, ठीक है। कंप्लीट ऑक्टेट, आवाज़ आपकी साफ नहीं आ रही है। 15 16 समझ में ही नहीं आ रहा है मैं तो। इसमें ये 6 4। तो वैसे तो हमने CO भी पढ़ रखा है, एक क्वेश्चन था ना आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब 4 बचे हैं तो 2 2 देख लो, बाकी फॉर्मल चार्ज देना हो तो इस पर कितना हुआ, इस पर कितना हुआ, बोलो। +1 का कार्बन, कार्बन पे कितना है -1 और ऑक्सीजन। +1। हम लेकिन वो लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें यहाँ बॉन्ड ऑर्डर से मतलब है, समझ में आ गई बात। सो नाइट्राइलो ऑक्सोनियम आयन, इसको फिर से लिख लेते हैं, कम से कम याद तो हो जाएगा। नाइट्राइलो ऑक्सोनियम आयन, चलो बुक में दिया है NO+ करके। अब इसे देखो, तो हम इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएं और रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, और इसके बाद क्या है, एक काम इसमें भी कर दो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बता ही दो, कम से कम जो चीज़ हम बोलना चाहते हैं वो तो पूरी हो जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो तो उनमें बॉन्ड ऑर्डर सेम रहता है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सर N2 में 10। 10। तो इसमें और इसमें 10 हुए, तभी तो बॉन्ड ऑर्डर 3 3 का हुआ, बोलो। तो बॉन्ड ऑर्डर कितने का हुआ, 3 का हुआ कि नहीं। यस सर। अब हम तीसरे में और देख लें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, तो बॉन्ड ऑर्डर कितने का हुआ, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, फिर डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स
नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज हो गई। बताओ हाँ, क्योंकि एक कम हो जाएगा यहाँ। 16 6 तो ये रहा। अच्छा, प्लस बाहर लगाया जाएगा, प्लस भी यहाँ नहीं लगाया जाएगा किसी में, यहाँ पे प्लस लगा दो और इसे क्या दे दो, तो 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो। फॉर्मल चार्ज किस पर है? फॉर्मल चार्ज प्लस का किस पर है? हाँ, प्लस का ऑक्सीजन पर है, तो इस वजह से इसे ऑक्सोनियम आयन कहा गया है। ठीक है, तो अभी हमने कह दिया इफ above, in above example there are same number of valence electron, total valence electrons, so their bond order is same. In above example there are same number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैसे तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल कह रहा है, सो देयर आर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इंक्लूडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंदर में तो सब में 2 ही 2 रहते हैं ना, बोलो। इंक्लूडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और सब में कितने कितने हैं? क्या सब में 14 14 है? चेक कर लो, 2 2 तो अंदर दोनों में है ना, बोलो। So all have 14 electrons, hence they are, so their bond order is same. सेम का मतलब क्या है? 3 आया कि नहीं सब में? अब 2 आए चाहे जो आए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सेम आता है, ये ध्यान रखना है बस आप। अब आगे देखो, a general correlation used for understanding the stability of molecule with increase in bond order, bond enthalpy increases and bond length decreases. क्या इस बात से भी आप सहमत हैं? with increase in bond order, bond enthalpy increases and जो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ती जाती है, एंड बॉन्ड लेंथ क्या होगी? क्या डिक्रीज होगी? मतलब C सिंगल बॉन्ड C है, मान लो CH3 हम लिख दें और CH3, तो CC की बॉन्ड एंथैल्पी देखेंगे, और C डबल बॉन्ड C लिखो, यहाँ H2 लिखो, H2, और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C लिख दो, यहाँ H लिख दो, यहाँ H लिख दो। सो C बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब इस तरीके से इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है 154 पिकोमीटर होती है, 133 पिकोमीटर होती है, 120 पिकोमीटर होती है, बोलो। अब बात आती है कि बॉन्ड एंथैल्पी की, तो इसके लिए आप आगे आ जाइए, पेज नंबर 172 दिख रहा है, 172 खोलो। खोला? तो सीसी की बॉन्ड एंथैल्पी बताओ, टेबल 6.3 से बता दो। इधर भी सी देखो, उधर भी सी देखो, और जहां मिले वही है। 6.3 में दिख रहा है ट्रायंगुलर टाइप,
समझ में आई बात? तो इधर भी सी देखो और इधर भी सी देखो, और दोनों को मिलाओगे तो क्या मिलेगा? क्या 347? चेक करो, देखा दोनों तरफ सी सी। Yes, sir. अच्छा, और फिर उसके नीचे की टेबल पे आ जाओ, तो 347 किलो जूल पर मोल डबल बॉन्ड की बताओ। बोलो, नीचे वाली टेबल देखो ना डबल बॉन्ड में। Sir, carbon का. सी डबल बॉन्ड सी को ही तो तोड़ना है, सब कुछ सी डबल बॉन्ड सी के बारे में बॉन्ड ऑर्डर बताया बॉन्ड। हाँ, 11. 600 सी डबल बॉन्ड सी के बारे में तो बात कर रहे हैं। और ट्रिपल बॉन्ड का बताओ। 37. कितना? 830, सही है, 837 किलो जूल पर मोल। तो ये कहना ठीक रहेगा, हायर इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज द बॉन्ड एंथैल्पी, लेसर इज द बॉन्ड लेंथ, मोर इज द स्टेबिलिटी। पूरी बात रिपीट करो। Higher is the bond order, more is the enthalpy, lesser is the bond length, and मोर इज द more lesser is the stability. हायर बॉन्ड ऑर्डर में लेस स्टेबिलिटी होगी ज़्यादा। ज़्यादा. हाँ, ये चारों चीज लिखें। हायर इज द बॉन्ड ऑर्डर, हायर इज द बॉन्ड ऑर्डर, लेसर इज द बॉन्ड लेंथ, मोर इज द बॉन्ड एंथैल्पी, और ज़्यादा एंथैल्पी चाहिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सर, हाँ बोलो। ज़्यादा bond order में तो कम stability होनी चाहिए. कम स्टेबल, N3 कम स्टेबल है, इतनी एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए। हैं? फिर से सर, पूछ। अगर उनके पास हाइड्रोजन आता है तो वो अपने बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन के साथ बना लेते हैं. फिर से पूछो, एक बार पूछो हम सर, फिर। स्टेबिलिटी तो सिक्स बॉन्ड में ज़्यादा होती है. स्टेबिलिटी किस में होती है बताओ? सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड में. क्यों? N3 है वो तो सिंगल भी बना रहा है और दो PP के ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर रहा है, दो पाई बॉन्ड भी बना रहा है, तो उस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि H2 को? दो चीजों के बीच में 3 लिंक है, उसे तोड़ना आसान है कि सिंगल लिंक को? सिग्मा तो उसमें है ही, सिग्मा भी है, दो पाई भी है, तो ऐसे है, सिग्मा भी है, पाई भी है, ये भी पाई है, इसे तोड़ना आसान है। पहले इसको मोड़ना पड़ेगा जिससे कि इसके बॉन्ड खट से टूट जाएं, फिर इसे तोड़ो। तो किस वाले में ज़्यादा मुश्किल है, ट्रिपल बॉन्ड में कि सिंगल में? तभी तो फिर 946 क्यों लग रही है N3 में, मुश्किल है ना, कोई तोड़ नहीं पा रहा। तभी तो 98% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, कोई तोड़ ही नहीं पाया आज तक। बोलो, समझ में आई बात? सर, हाँ, अगर उनके पास हाइड्रोजन सफिशिएंट हो तो वो सिंगल बॉन्ड नहीं बना देते. हाँ, अगर हाइड्रोजन सफिशिएंट होता तो सिंगल बॉन्ड बनाते, लेकिन हाइड्रोजन के न होने से उन्होंने ट्रिपल बॉन्ड हुआ, उसमें अनसेचुरेटेड स्टेट है। वो बात सही है कि वो दो बॉन्ड तोड़ देंगे, उनको थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलेगी तो दो बॉन्ड तोड़ के वो जो C2H2 है वो हाइड्रोजन लेके क्या C2H4 बना देता है, हाइड्रोजनेशन कर लेता है ना, और मिले तो फिर इथेन बना लेता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी एनर्जी दोगे तब टूटेगा, और फिर और भी तोड़ना चाहते हो तो और दो। यानी ये हम कहने का मतलब है कि जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड C है और H है, अगर इसे H2 देना चाहते हो तो इसको भी तोड़ो, इसको भी तोड़ो, फिर इनके बीच बॉन्ड बनेंगे तो CH बॉन्ड बनेगा, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन है।
लेकिन इसको आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। Yes, sir. कुछ ना कुछ तो हीट करना पड़ेगा, तो एक बॉन्ड, तो ये एक तरीके की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर इसको और देना पड़ेगा, आप फुटकर में दे रहे हो लेकिन दे तो रहे हो, प्लस H2, फिर से हीट दो और फिर क्या बनेगा, क्या, अगर मान लीजिए तो CH3 है और CH3 फिर भी देना पड़ा, और दोगे आप 347 दो तो ये भी टूट जाएगा। यानी आप तीन हिस्से में, जो 837 आपने बताया नहीं था कि 837 होता है, तो 837 तीन हिस्से में दे रहे हो, दो सिग्मा, एक एक सिग्मा पहले तोड़ा, अब इसे तोड़ना चाहते हो तो और तो दे दो, दो मिथाइल कैटायन, मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएंगे। अगर आप इसे भी तोड़ना चाहते हो ना, तो वो फिर क्या बन जाएगा, आप कहते हो नहीं हम तो ये भी तोड़ेंगे, तो तोड़ दो, उसको तोड़ने में कुछ नहीं है। लेकिन जब ये इसको तोड़ोगे ना, इसे H2 अब नहीं चाहिए, हीट अभी भी चाहिए, लेकिन ये CH3 बन जाएगा और ये कहेगा मेरा शेयरिंग वाला वापस करो, और दूसरा कहेगा ठीक है तुम अपना ले जाओ, हम अपना ले जाते हैं, होमोलिटिक फिजन हो जाएगा, और इसको कहेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। और इतना जो सब आपने किया, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपकी जो टोटल डेल्टा 1H है स्टैंडर्ड, डेल्टा 2H है स्टैंडर्ड, और डेल्टा 3H है स्टैंडर्ड, इन तीनों रिएक्शन की जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के इक्वल होगी। तो दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी और C ट्रिपल बॉन्ड C, जो कि डेल्टा 1H प्लस डेल्टा 2H और प्लस डेल्टा 3H के बराबर होगी, और जो कि 837 किलो जूल पर मोल होगी। कुछ बात का अंदाजा लगा, बोलो, नहीं समझ में आई? Sir, आगे. मतलब कि ये चीज़ तोड़नी पड़ेगी ना, एक एक करके तोड़ रहे हैं, वो बात सही है कि बन रहा है, लेकिन फिर भी इसमें मुश्किल होगी, आखिरी वाला सिग्मा है, दो में पाई है, हीट तो देनी पड़ेगी, टोटल इतनी होगी। तो हैंस मोर इज द स्टेबिलिटी। ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, नहीं तो नाइट्रोसोमोनास और एजोबैक्टर बैक्टीरिया नहीं चाहिए होते अगर ऐसी बात ना होती तो। ठीक है, अब जरा देखो कि हम लोगों ने ये बात देख ली है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। अब अगली आगे बढ़ते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो हमने दो लुईस स्ट्रक्चर बनाए, O2 के, O3 के दो लुईस स्ट्रक्चर क्या बनाए कि एक तो ये बना लिया था, ऐसा हमने पहले कर लिया था। तो कौन कौन से लुईस स्ट्रक्चर बनाए गए जरा देखो, एक ये और डबल बॉन्ड ये बनाया, फिर जिसको जिसको जितना चाहिए था पूछ लिया कि कितना कितना किसको चाहिए, जिससे सबका ऑक्टेट पूरा हो जाए, तो सबने बता दिया हमें कितना कितना चाहिए। एक प्रपोज्ड ये भी था, और ये देखने पे पता चला कि दोनों की बॉन्ड स्टेबिलिटी सही है, क्योंकि दोनों पे अगर देखा जाए तो सब पे फॉर्मल चार्ज 0 0 है कि नहीं। So as each of these Lewis molecular structure have 0 formal charge on each oxygen atom, as each of these Lewis electron dot molecular structure are equally stable as जो फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम है वो कितना है, 0 है। सो फॉर्मल चार्ज ऑन ईच O atom is 0 for all O atoms. So
these both structures will contribute equally towards the resultant structure. Both will contribute 50-50%. आप देख लो सब पे 6 का ही आ रहा है, काट काट के देख लो, इस पे नहीं आ रहा है 6 का क्या, तो 3 मतलब 3 2 5 आ रहा है, ठीक है, तो 6 2 8 इस पे नहीं आ रहा है, इस सब पे नहीं आ रहा है, तो एज फॉर्मल चार्ज ऑन मोस्ट ओ एटम इज 0, मोस्ट लिख देना ठीक रहेगा, सब पे नहीं है ना। क्योंकि इस पे कितना आएगा, ये 5 ही है तो इस पे प्लस है, और इस पे माइनस हो जाएगा, और इस पे 0, और इसमें प्लस माइनस और 0 है, बात की नहीं, ये कर दिया। अच्छा, तो इक्वली स्टेबल है, सो या फॉर्मल चार्ज ऑन ऑल ओ एटम इज सेम, सेम भी लिखना ठीक नहीं, यही ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो ये बात हो गई इक्वली स्टेबल। सो both structures will contribute equally towards the real structure. So both structures will contribute equally. इक्वली का मतलब क्या हुआ कि 50-50% ईच, ठीक है, टूवर्ड्स रियल स्ट्रक्चर या एक्चुअल स्ट्रक्चर, जो इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसकी ओर दोनों लोग आधा आधा कंट्रीब्यूट करेंगे। एक्चुअल स्ट्रक्चर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ओ डबल बॉन्ड ओ की लेंथ कितनी होती है, 121 पिकोमीटर, ऐसी होनी चाहिए इस केस में भी, और इसकी कितनी होनी चाहिए, 148 पिकोमीटर, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, ये होनी चाहिए 148 पिकोमीटर। आधे मॉलिक्यूल में ऐसी होनी चाहिए और आधे में ये होनी चाहिए, इधर वाली ये और इधर वाली ये, ऐसा होना चाहिए। बट देखने में आता है कि न ये पाई जाती है न ये पाई जाती है, कुछ और ही मिलता है। एक्सपेरिमेंटली it is found that OO bond length, OO bond length is neither 148 picometer nor 121 picometer, but intermediate between them. It is found, ये पाया जाता है, फाउंड क्या पाया जाता है कि 128 पिकोमीटर। सो नन ऑफ द एबव स्ट्रक्चर्स आर रियल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो एक्चुअल स्ट्रक्चर इज ब्लेंड ऑफ द एबव कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा ये आपस में कहा जा सकता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इनको क्या कहा जा सकता है, आपस में क्या कहा जाएगा, रेजोनेंस, या फिर क्या कहा जा सकता है, क्या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल की एटिमोलॉजी देख लेंगे कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होती हैं, किस एक जैसी स्टेबिलिटी वाली होती हैं। तो इट इज़ फाउंड दिस। सो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब है मिक्स है, ब्लेंड ऑफ एबव रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ऐसा पाया जाता है। तो ये जो दो स्ट्रक्चर हैं जिनको हमने ऊपर बात की, वो दोनों ही रियल नहीं है, और उससे विपरीत एक तीसरा स्ट्रक्चर है विच ऑलवेज एग्जिस्ट।
ये नहीं है, आप ये ना समझे कि आधे समय ये रहता है आधे समय ये रहता है, क्योंकि कभी ये रहेगा कभी ये, या आधे मॉलिक्यूल में ये रहता है अगर एक मोल ले लिया जाए आधे में रहे, ये भी नहीं है, क्योंकि सबका एक जैसा ही बॉन्ड लेंथ है इन सब का। तो ये पाया जाता है कि जो इसके बीच इलेक्ट्रॉन है वो ये डबल बॉन्ड एक घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है? तो ये पाया जाता है कि ये ऐसे घूमता रहता है, ऐसे पाया जाता है। और ये भी पाया जाता है कि ये 128 पिकोमीटर है, ना 121 है और ना 148 है। बात समझ में आई? तो ये चीज़ है 128 पिकोमीटर। तो दीज आर टू कैनोनिकल फॉर्म्स। अब आप कहेंगे कि ऐसे क्यों घूमता रहता है, और इस फॉर्म को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या कहलाता है? रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोला जा सकता है, या सिर्फ क्या बोला जा सकता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अच्छा, अब जरा देखो, विच ऑलवेज एग्जिस्ट, देयर इज सम अनदर स्ट्रक्चर। सो there is some other structure which always exist, which always exist in reality and is called हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारे पास क्या था? ये ऑक्सीजन था, ये डबल बॉन्ड था, और ये क्या था? O था, और ये सिंगल था, तो और ये प्लस था, और इनमें क्या माइनस था? बोलो, ये बात थी कि नहीं? और इसको कितने दिए? इसको 2, 4 हैं तो इसे इतने ही दो बस। अच्छा, इसे कितने दो? यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये प्लस है, ये ऑक्सोनियम आयन है, ये ऑक्साइड आयन है। प्लस को ऑक्सोनियम बोला था कि अभी नाइट्राइल ऑक्सोनियम आयन पीछे बोला था कि नहीं? तो प्लस लग जाएगा तो क्या नाम पड़ जाएगा? ऑक्सोनियम आयन। तो अब इसने इससे पूछा कि तुमको तो ज़रूरत है, तुम प्लस में हो, ऐसा क्यों नहीं करते कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर रख लो, और हम पे निगेटिव का प्रेशर आ रहा है, हमारे ऊपर ऐसा ही नहीं, तो तुम एक मेरा वाला और एक अपना वाला दोनों अपने ऊपर रख लो, मेरा ऑक्टेट देखा जाएगा। इसने कहा कि मेरे पास इतने ही रहने दो जितने हैं, मैं एक बॉन्ड से काम चला लूँगा, और तुम ये दोनों के दोनों समेत अपने ऊपर बैठा लो। अच्छा, इसके ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं थे, ऑक्टेट तो इसका भी पूरा है ना, ऐसा तो कोई नहीं था कि जिसका नहीं पूरा है। बोलो, समझ में आई बात कि नहीं? तो ये ऊपर चला गया, यानी कि पाई बॉन्ड इज शिफ्टिंग टू नेबरहुड एटम। इसे क्या बोला जाता है? कि पाई बॉन्ड है ना, जब 2 बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है? पाई होते हैं। डबल बॉन्ड में होता है कि नहीं एक पाई बॉन्ड? आवाज नहीं है। पाई बॉन्ड इज शिफ्टिंग टू वन ऑफ द एटम, वन ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम। जिसके ऊपर फॉर्मल चार्ज ऐसा है, तो इसके ऊपर आ गया, तो अब इसके ऊपर 4 चार्ज हो गए क्या? 4 चार्ज हो गए। अब जब चार्ज हो गए तो अब जरा इसकी स्थिति देखो, इसकी स्थिति क्या हो गई कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस कुछ चीज़ें, अब देखो इसमें कुछ हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फॉर्मल चार्ज इधर निगेटिव लगा दिया, ये इधर तो 0 होना चाहिए ना, या आप निगेटिव लगा रहे हैं तो भी क्या होगा कि ये ऐसा नहीं कर सकते, तो इस पे 0 लिखो, ये 0 लिख दिया, और इस पे क्या होगा? इस पे निगेटिव लगेगा, इस पे निगेटिव आएगा कि नहीं? क्योंकि इस पे 7 हो गए और इस पे प्लस होगा। तो अब जरा देखो,
क्या चीज़ होगी कि यहाँ पर ये नहीं देगा, इस पे तो जीरो चार्ज है ना, ये क्यों देगा? ये बात समझ में आई? ये नहीं दे सकता, देगा तो इसका तो ऑक्टेट भी नहीं पूरा होगा। बोलो, दे पाएगा क्या? Yes, sir. कौन देगा? ये देगा। और ये भी, ये किसको देगा? ये कहेगा कि हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तुमको देते हैं और एक हमारे पास रहेगा, चलो मिलके पाई बॉन्ड बनाएं। समझ में आई? ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसमें कंट्रीब्यूट कर देगा। अब ये पाई बॉन्ड नहीं शिफ्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है बताओ? क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन? बोलो। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टिंग टू किस पे? शिफ्टिंग एज ए पाई बॉन्ड। वो किस पर हो रहा है? गेटिंग कन्वर्टेड टू वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग में नहीं होगा, ये किस में कन्वर्ट हो गया बताओ? पाई बॉन्ड कि भाई पाई बॉन्ड पे कन्वर्ट हो गया, तो शिफ्टिंग टू पाई बॉन्ड फॉर्मेट कि हम पाई बना लेते हैं। एक हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हारी पी में एक डाल देते हैं, चलो हम लोग पाई बॉन्ड बनाए, ये राजी हो गया। अच्छा, एक इसको दे दिया, फिर इसने पाई बॉन्ड बना लिया, एक दे दिया। अब इसके पास क्या कमी हो गई? एक बॉन्ड पेयर तो खो गया ना इसका। ऐसा करके क्या ये थोड़ी देर के लिए रिलीव्ड हो गया? ऐसा करके क्या इसके पास अब जीरो फॉर्मल चार्ज हो गया? ऐसा करके क्या इसके पास 3 और 4 7 अब इस पे निगेटिव चार्ज आ गया? बोलो। और इस पे जीरो ही रहा। बोलो। तो अब जरा देखो कि क्या क्या हुआ होगा। तो जरा टोटल स्थितियां देखिए, दो कितना कितना हो गया, सारी चीज़ की अकाउंटिंग करो। इस पे दो ही है, इस पे दो ही है, ये चीज़। तो ये जीरो और ये जीरो रहा, क्योंकि इसने इसको एक दे दिया, बॉन्ड बना लिया। यहाँ थोड़ी ना दिया लोन पेयर। फिर से देखो, फिर से बता देंगे। ये डबल बॉन्ड, ये जो दो इसके लोन पेयर थे, उसने उसको एक दे करके पाई बॉन्ड बना लिया। समझ में आई बात? तो अब सब पे फॉर्मल चार्ज निकालो। तो फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो क्या क्या होगा? ये डबल बॉन्ड हो गया, और डबल नाउ ये चीज़ डबल बॉन्ड हो गई, और इसके पास क्या पहले से ही डबल बॉन्ड था? ये तो डबल बॉन्ड पहले से ही था ना ये। तो अब टोटल स्थिति देखिए आप, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ये सारी चीज हो गई, यानी ये जीरो चार्ज हो गया। पहले भी टोटल जीरो था, अभी भी जीरो है कि नहीं? लेकिन ये स्थितियां रुकेगी नहीं, क्योंकि इससे डबल डबल इलेक्ट्रॉनों का इसमें डबल बॉन्ड इतने बनेंगे तो एंगुलर स्ट्रेन होगा, और ये जल्दी टूट जाएगा कि एक पाई से एक पी से इस पे बॉन्डिंग करे, एक पी से इस पे करे, ये स्थिति मुमकिन नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि लोन पेयर रह रहा है, आप कहेंगे 2 पी तो होते ही हैं, एक इससे कर ले, एक इससे कर ले, और 2 सिग्मा भी बना ले, बट दैट इज़ नॉट लुकिंग करेक्ट, कि ऐसी स्थिति नहीं होगी। वैसे आप कह सकती हैं कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो जनरेट कर ही सकता है, sp3 बना सकता है, बट होता क्या है कि फिर ये मोमेंटम के चलते वन लोन पेयर इसको दे देता है, इसको कहता है अब तुम ले लो। उधर से आया और इधर से इसने इसको दे दिया, डबल बॉन्ड था ना इसके पास। इन कहता है कि मेरा वाला भी और ये वाला भी, तुम दोनों इधर पहुंचो। अच्छा देखो, तो इससे क्या होगा बताओ? अगर इस पर सारे पहुंच जाएंगे तो इस पर क्या निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर डबल बॉन्ड बना रहेगा। तो इस पर एक फॉर्मल चार्ज निगेटिव आ जाएगा, और इस पर भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब जरा टोटल काउंटिंग करो। ऐसा होने से फिर इस पे प्लस रह गया और इस पे माइनस रह गया। जो चीज़ ये थी क्या वो इधर शिफ्ट हो गई। फिर अब उल्टा काम होगा, अब ये फिर इसको देगा। अगर आप देखें तो आगे क्या होगा कि यहाँ से फिर शिफ्ट नहीं होगा। ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मांगने के लिए बहुत लोग चले आते हैं। अब इसके पास NO+ आ जाएगा, कहेगा हमें दे दो, हमें दे दो। क्या कोई से स्टेबल रहने देगा? अब जैसे ये सूप नखा गई राम के पास, हमसे शादी कर लो, तो उन्होंने कहा लक्ष्मण के पास भेज दिया, फिर लक्ष्मण ने। तो अगर तुम किसी को घुमाते रहोगे, तुम्हारे चार्ज का अगर
चार्ज की जो डेंसिटी है वो पूरे में डिस्पर्स कर दो, तो फिर आपकी कंसनट्रेटेड नहीं रहेगी, तो आपकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी कि नहीं। तो किसी ने निगेटिव चार्ज मांगा, बोला अरे मेरे पास नहीं, उधर जाओ, वहाँ गया बोला उधर जाओ, घुमाते रहो किसी को और आराम से स्टेबल भी बने रहो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो जो निगेटिव इससे मांगने जाएगा उसको कहाँ भगा देगा कि उधर जाओ, तो भगाएगा कि नहीं यहाँ पे। फिर जब इसके पास आएगा कहेगा मेरे पास कहाँ है, ये तो मैंने इधर दे दिया। तो जब इधर दिया तो फिर ऑक्सीजन, अब डबल बॉन्ड फिर से वही हो गया कि नहीं। समझ में आ गई बात आपको। तो फिर O और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसको दिया तो फिर ये डबल बॉन्ड वाली स्थिति आ गई क्या, और अब फिर से 0 0। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ न लिख के हम सीधा ऐसे नहीं कर सकते क्या, यहाँ से यही तो हो रहा है। पहले यहाँ आया, फिर आने के बाद ये उल्टा ना चला जाए, फिर यहाँ से आपस में ये बदलते बदलते रहते हैं, या एक चक्कर पूरा कर लो, है बात कि नहीं। इसके बाद तो यही बन गया कि नहीं। सो ये इतनी तेजी से होता है, यानी जो मॉलिक्यूल हैं उसके लिए इन दोनों मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, वैसे तो ये एक प्लेन में ही है, इनका प्लेन ही है ना, O O O, तो ऐसे से घूम सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और उनको p p में ही तो घूमना है क्या। इनकी p ऑर्बिटल इनके ऊपर है, इनकी p ऑर्बिटल इनके ऊपर, तो ऊपर ही ऊपर तो घूमना है और नीचे नीचे घूमना है, क्योंकि p ऑर्बिटल क्या होती है ऊपर, तो इससे इसमें जाएगा उससे उसमें चला जाएगा, तो कोई दिक्कत है क्या। मेरा कहने का मतलब है p p में यानी ऊपर के प्लेन में घूमना है तो बड़े आराम से रोटेट कर सकता है। अगर ये लीनियर बॉन्डिंग है देन हाउ इट कैन टेक प्लेस, कि अब जैसे ये देखो कि अब ऑक्सीजन एटम है, तो इस तरीके से एक ऑक्सीजन एटम और दूसरा ऑक्सीजन एटम और तीसरा ऑक्सीजन एटम, और इनकी p ऑर्बिटल है, तो कहीं ना कहीं दूसरी p ऑर्बिटल में बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन सबके पास p ऑर्बिटल और भी है, बीच वाले के पास तो खास तौर पर है। तो ये जो चीज़ है, अब ये देखो इन सब के p ऑर्बिटल बना दी। एक मिनट रुकिए, सो अब जरा देखो, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र और यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र, ये सब तो हो ही सकता है ना, ऊपर ऊपर, और नीचे भी इस तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे। फिर से देखो कि अगर थोड़ा सा अब देखो, यानी यहाँ पर ये है, सो ऊपर ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा और नीचे भी बन जाएगा ऐसे, और बीच में O3 रहेंगे। समझ में आई बात कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ से यहाँ आना और यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ जाना आपस में होता रहेगा, तो ऊपर का क्लाउड और नीचे का क्लाउड बन जाएगा। तो इस तरीके से जो दो स्थितियां हैं, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, और इनके बीच में रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का मतलब है बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते रहेंगे और ये ऐसा ब्लेंड हो जाएगा कि मालूम ही नहीं चलेगा कि किस पे कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कौन सिंगल है और कौन सा डबल है। तो ये दोनों जो लुईस स्ट्रक्चर हमने
प्रपोज किए, इनमें क्या इनके एटम्स की स्थिति बदल रही है कि नहीं बदल रही है? कि जो जहां है वहीं है, सिर्फ पाई बॉन्ड बदले जा रहे हैं? बताओ। Yes, sir. ऐसा तो नहीं है कि बॉन्ड टूट के बन रहा हो, अब टूटो अब बनो, ऐसा हो रहा है? कि सिर्फ पाई बॉन्ड ऊपर से ऊपर घूमना हो रहा है बस, नीचे नीचे, क्योंकि बॉन्ड तो पूरा होता है ना। पी जो होता है, पी का फूल ऊपर नीचे है, तो ये ऊपर घूमे या नीचे घूमे, तो ऊपर घूम रहा है नीचे घूम रहा है, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि बॉन्ड टूट रहा हो, अब यहाँ से डबल बन जाए या ट्रायंगल बन जाए, वैसा हो रहा है? अगर वैसा होता तो क्या इतनी तेजी से मुमकिन हो पाता? ऐसा हो रहा होता, ऐसा होता, टूटना बनना नहीं हो रहा है। इफ द पोजीशन ऑफ एटम्स, रिलेटिव पोजीशन इज सेम एंड द स्ट्रक्चर इज प्लेनर, स्ट्रक्चर कैसा हो, एक ही प्लेन में जैसे मैंने दिखाया, तो बड़ी आसानी से घूमना हो सकेगा ना। और अगर ज़्यादा मुड़ा हो, 3 के केस में तो प्लेनर ही होगा, 3 के केस में कैसा भी कर लो, 4 के केस में वो स्थिति आती कि प्लेनर ना हो, लेकिन 3 तो हमेशा प्लेनर रहेंगे ना। बताओ, Yes, sir. चाहे कैसे भी कर लो प्लेन ही रहेगा। तो यहाँ स्ट्रक्चर की केस में नहीं आ रहा है। जब C6H6 के बारे में, हम बेंजीन के रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर हमें बात करनी होगी कि क्या वो प्लेनर है। यहाँ पर ये सवाल नहीं है, लेकिन बेंजीन के केस में भी वही चीज़ होती है कि वो भी प्लेनर होता है, खूब आराम से ऊपर नीचे घूमते रहते हैं C6H6 में। तो अब जरा देखो, यहाँ पर ये बात हो गई, अगले पेज पे वो बात है। फिर इन न फर्स्ट स्ट्रक्चर रियल है न सेकंड स्ट्रक्चर रियल है, फिर रियल क्या है? ये, और ये जो डबल बॉन्ड है उसको ऐसे ब्लेंड कर दिया गया, अंदर करो चाहे बाहर, इन्होंने बुक में बाहर कर दिया, बट दोनों ठीक है। और फिर इसके ऊपर क्या लिख लो, 128 पिकोमीटर। ये चीज़ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड है। सिर्फ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ना लिखना, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसीलिए लिखते हैं कि जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसको क्या कहते हैं? इसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और इसे क्या कहते हैं? तो बताओ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर है कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर? बताओ। Sir, दोनों. दोनों कहाँ से हैं? क्या ये बॉन्ड मिलेगा 148 ढूंढने जाओगी तो उसमें, कि नहीं मिलेगा? No, sir. मिलेगा तो यही ना, वहाँ 121 ढूंढने जाओगी, मिलेगा क्या? दोनों को मिला दो, दो चीज़ मिला दो, लाल फूल और सफ़ेद फूल मिल के बन गया पिंक फूल। तो अब लाल भी नहीं रहा और सफ़ेद भी नहीं रहा, अब उनका हाइब्रिड रहा ना। अब उस पेड़ पे सारे पिंक फूल है ना, कि ये दोनों मिलेंगे, रेड या वाइट, जब उनका ब्लेंड हो गया तो यही तो मिलेगा। तो इस तरीके से ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये रियल है ना। और क्या ये कहना चाहती हो कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जो रियल स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? बोलो। Yes, sir. स्ट्रक्चर आर कंट्रीब्यूटिंग। तुमको इनाम मिलेगा तो तुम ही हीरो नहीं हो, तुम्हारे मम्मी पापा भी उसके पीछे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे कि नहीं होंगे? तो उनकी भी विन विन सिचुएशन होगी कि नहीं? सो इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस फॉर्म्स, कैनोनिकल फॉर्म, कुछ भी बोलो, आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, वाइल, जबकि जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, वो उनका ब्लेंड है। ब्लेंड का मतलब, अगर मान लो लाल फूल ज़्यादा गहरा लाल ना हुआ तो फिर जो पिंक है वो गहरा पिंक भी नहीं होगा, उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा। सो इफ देयर आर मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विथ सेम पोजीशन ऑफ एटम, सेम पोजीशन ऑफ एटम हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे कार्बोनेट आयन,
तो कार्बोनेट आयन में अगर देखा जाए तो पेज नंबर निकालो, पीछे हमने कार्बोनेट आयन का आपको बनवाया है। सो कहाँ पे बना है कार्बोनेट आयन? एक जगह पे किसी क्वेश्चन में बना या पीछे पीछे है या कहीं है? नहीं है तो बनाएंगे फिर। चलो मुझे दिख नहीं रहा। कार्बोनेट आयन है तो इसमें टोटल कर लो जरा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिर डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिर बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और नॉन बॉन्डेड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ सारे, जिससे स्ट्रक्चर बना सकें। सिंगल सिंगल तो सभी होगा, बाकी तो देख लेंगे। बताइए। 4 6 18 19 20 सही है। 24 और बोलो। 32 6 2 8 4 8 8 2 16। तो 4 बॉन्ड बना दिए, बाकी ठीक है। बाहर माइनस लगा दिया 2, ठीक है। और क्या करेंगे बताओ कि सबको दे दो जितने जितने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इन दोनों पे निगेटिव का फॉर्मल चार्ज रहा, ठीक है। इस पे 0 करा, इस पे 0 का। अब हमें फॉर्मल चार्ज देखने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए है, वो बाहर लिख दिया है। टोटल 2 माइनस का रहा कि नहीं बोलो। एक माइनस इस पे, एक माइनस इस पे है कि नहीं, बाकी 0 0। हाँ नहीं बोलो तो हम समझाएं कुछ। अब ये देखो इस तरीके से, अगर C है और ये डबल बॉन्ड यहाँ रह जाए और ये O रह जाए, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। तो एक ये भी स्ट्रक्चर हुआ 2 माइनस का। और एक और कौन सा हुआ, C O O। एक बार यहाँ आ जाए तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 जोड़े में बनाना 3 4 5 6। और इस पर भी क्या हो गया, -2 माइनस हो गया। अच्छा इसमें पोजीशन बदलती जा रही है, लेकिन क्या कोई बॉन्ड बदल रहा है? बॉन्ड तो नहीं बदल रहा है, यानी कोई बॉन्ड नया टूट रहा है? नहीं टूट रहा है। और ये जो भी है, यानी अब ये कार्बन है, क्या ये डबल बॉन्ड बना रहा है बताओ। कार्बन कैसा बना रहा है, एक पे डबल बॉन्ड बना रहा है कि नहीं। जैसे मैं कार्बन की अगर बात करूं तो कार्बन क्या होता है, क्या 1s2 2s2 और 2p4 होता है कि 2p2? ये चीज़ हो गई। तो अब ये क्या करेगा कि ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दे, तो इसकी कैसी स्टेट हो जाएगी। अब देखो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट हो गई। और नाउ अब ये क्या करे, कहे कि 3 तो हम रखेंगे और एक छोड़ देंगे पाई बॉन्ड बनाने के लिए। पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता, पीपी ऑर्बिटल से बनता है कि नहीं। तो 3 को इसने मिला लिया, 3 का हाइब्रिडाइजेशन कर दिया। 3 अब तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई बताओ। तो ये हाँ वेरी गुड। तो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी, हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक में इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, बोला तुम पाई बॉन्ड बना लेना, और बाकी ऐसे ही रह गई। अच्छा ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, इज इट क्लियर। तो जो बीच में कार्बन एटम है, इसने क्या किया कि 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थी, तो एक sp3 ऐसी रखी और एक ऐसी रखी।
और एक ऐसी रख ली, बीच वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ, और एक क्या बड़ी सी p ऑर्बिटल रखी, बोलो। Yes, sir. इन तीनों से बोला कि ऑक्सीजन से कि तुम आ जाओ हमारे पास, तुम्हें 2 बॉन्ड बनाने हैं ना, एक तो हम बना के देंगे और तुम एक कहीं से लेके आए हो, क्योंकि 2 माइनस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन ऐसे आए होंगे ना, जो 2 लेके आए होंगे ना, कहीं कहीं से आए होंगे ऐसे कि देखो हम सब लेके आ गए हैं, और एक ये माइनस चार्ज है, एक कहीं से हम ले आए, 6 होते हैं, हम 7 लेके आए, एक बॉन्ड हमारा बना दो। बोलेगा हाँ बिल्कुल बना देंगे। दूसरा ऑक्सीजन आया, वो भी कहीं से एक उठा लाया है क्या, एक ही तो बॉन्ड चाहिए ना इसको। एक ऑक्सीजन सिंपली आ गया, वो कुछ लेके नहीं आया, 6 लेके आया, बोला ठीक है तुम्हारा डबल बना देंगे। और कार्बन के खुद के पास कितने हैं, क्या 4 हैं, बोलो। Yes, sir. तो ये जो ऊपर वाले हैं इनको तो सिर्फ सिग्मा सिग्मा चाहिए ना, क्यों, क्योंकि इसको क्या कहोगी 1s2, जरा देखो इसमें क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6 7 हैं, और 7 2 9 तो हो ही गए, 2 तो अंदर कोर भी हैं, बताओ। तो 1s2 2s2 और 2p4 होते हैं, लेकिन अब 2p5 नहीं हो गए, एक एक्स्ट्रा लेके आ गया तो 2p5 नहीं हो गए। Yes, sir. तो एक आ जाएगा, कहेगा ऑक्सीजन इसके पास आएगा, बोलेगा अब आप हमसे, आपने तो हाइब्रिडाइजेशन कर लिया है, और आपकी सभी ऑर्बिटल के बीच कितने डिग्री का एंगल है, sp2 के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है, 120 क्या, क्योंकि 3 अगर बनेंगी तो तीनों सिमेट्रिक नहीं बनेंगी, 1 और 2 और ये 3 बन गई ना 120, Yes, sir. तो 3 बनी है, ये 120 की बन गई, एक p ऑर्बिटल ऊपर की ओर फूली हुई नीचे तक जाती हुई, बोलो। अच्छा, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखो कि अब ऑक्सीजन की बात देखो, ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन के बारे में आप पूरा चाहो तो पूरा समझ लो कि इसने कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया, लेकिन इसकी क्या बाकी ऑर्बिटल फील्ड थी, इसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दो, एक एक रख रहा हूँ, देख लो, एक ही एक तो रखा है, और एक इसके पास नहीं छोड़ा। अच्छा, ये ऑक्सीजन जो है इसकी क्या थी, मान लो ये मैं वो ऑक्सीजन ले रहा हूँ जिसमें ये वाली स्थिति है, इसकी स्थिति देखो, 2 तरीके के ऑक्सीजन दिखाई आपको, 1s2 2s2 2p5, बोलो। Yes, sir. ये क्या है, क्या 1s2 2s2 और 2p4 है क्या, तो 2p 2 2 4 और 4 8 है, ये जो 2p4 है उसका मतलब क्या समझती हो, क्या इसके पास 2 हाफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, है कि नहीं, इसे देखो Yes, sir. दिख रहा है, तो एक इसके पास हाफ फील्ड बची, एक इसके पास हाफ फील्ड बची, ये इसकी p ऑर्बिटल, ये कौन सी है, देखो जहाँ ना समझ में आए फिर से पूरा डायग्राम बनाएंगे और फिर से पूरा समझाएंगे, ये p ऑर्बिटल है, तो क्या ये इस p के साथ अगर सही सही ओरिएंटेशन कर ले, तो वैसे हमने बड़ा छोटा दिखाया है, हाउ एवर बोथ आर सेम, क्योंकि ऑक्सीजन भी ऐसा कोई छोटा नहीं है, तो एक ओरिएंटेशन में इसने p कर ली, और ये इसकी ये हो गई, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ तक बात समझ में आई। Yes, sir. और इन सब के साथ इसने कहा कि अब तुम लोगों के पास तो पहले से ही सब भरे पूरे हो, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल तुम्हारी एम्प्टी थी, तो तुमसे हम सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, और पी तो तुम्हारी पूरी कैसी है, पहले से ही तुम फिल कर करके लाए हो, है कि नहीं, ये लोग तो पहले से लाए थे ना, बाकी इसके पास एस भी है, इसके पास भी एस है, हम ज़्यादा इसमें नहीं बनाना चाहते, हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, और एक और वाला ले लिया, बोला तुम भी आ जाओ, तुम भी तो पूरे आए हो, एक ही तो ऑर्बिटल तुम्हारी खाली थी, दिखाएं फिर से, ये देखो 2p5, 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हो गए जो लेके आ गए इसके पास, एक ही तो खाली है इसकी, तो इस ये आ गया, फिर इसके साथ क्या किया इसने, बोला चलो सिंगल बॉन्ड बनाएं,
और बाकी तुम्हारी तो सब भरी पूरी है, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सबके पूरे पूरे 8 हैं और हम मिल के रहें, है बात कि नहीं। तो ये जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड ये कैसा स्ट्रक्चर तुम देखती हो, क्या ये इस तरीके का है, ये प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है। 120 120 120 फिर से दिखा दें, ये देखो ये सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम में इसने इन तीनों के साथ एक बॉन्ड बनाया, एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक के साथ वहां बना लिया, एक के साथ वहां बना लिया, फिर जो फूली हुई ऊपर की और इसकी ऊपर की थी उन्होंने डबल बना लिया। बताओ है बात कि नहीं। Yes, sir. इतना क्लियर है। Yes, sir. अच्छी बात है। तो इसका मतलब है मेरी पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई क्या, कि ये स्ट्रक्चर प्लेनर है। बताओ, यानी कि ये जो हमारा ये स्ट्रक्चर है इसमें हमने क्या बनाया, एक सी और उसका O के साथ बॉन्ड और उसका O के साथ बॉन्ड और उसका O के साथ बॉन्ड, और फिर इसके ऊपर और नीचे वाली ऑर्बिटल का इसके ऊपर और नीचे वाली ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड। बोलो यही तो मैं कहना चाहता हूँ, Yes, sir. प्लेनर है। लेकिन ये अब बाकी ऑर्बिटल्स भी हैं, उनमें भी क्या होगा कि किसी किसी की भरी पूरी है, तो ये भरी लेके बैठी है यहाँ पे और अपनी किस्मत पर इतरा रही है ये ऑर्बिटल कि देखो मेरे पास तो मैं वो कितनी किस्मत वाली हूँ। यहाँ नीचे भी बनेगा बट वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई बात, है ना। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए इसके पास नहीं जाएंगे क्या, थोड़ी देर के लिए। 2 निगेटिव है, बात सही है, 2 निगेटिव थोड़ी देर के लिए जाएंगे जैसे ही, क्योंकि इन दोनों को थोड़ी देर यहाँ रहना है, थोड़ी देर कहाँ रहना है, यहाँ आदान प्रदान होता है ना। बोलो, Yes, sir. क्योंकि इसको बना जैसे ही ये इसके ऊपर शिफ्ट किया, इन लोगों ने इस कार्बन से कहा तुम तो खाली हो, हम दे दें, हमसे बना लो एक इलेक्ट्रॉन लेके डबल बॉन्डिंग करो, हमारे पास 2 है, ले लो एक। तुरंत ये मौके में बैठी है क्योंकि 4 लोग मांगने वाले आ रहे हैं, है बात कि नहीं। इन दोनों पे माइनस माइनस का फॉर्मल चार्ज है, ये क्यों भूलती हो, बोलो। समझ में आई बात। तो यही सी अब क्या करेगा बताओ, इस ऑक्सीजन को इसने दे दिया, बोला तुम ले लो, तो इसको दे दिया, लेकिन तभी जब ये दे दिया तो क्या इसकी एम्प्टी हो गई, और इन लोगों के पास क्या फुली फिल्ड है, बताओ। ये चीज हो गई। तो यहां पर देखो, इसके अंदर मत बनाओ, बाहर बनाओ, ये चीज। इतनी बात समझ में आ गई। इसने इसको दे दिया, इस पे फॉर्मल चार्ज आ गया, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है क्या, तो ये क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग कर देगा। इट विल गिव, पहली स्थिति क्या हुई कि यहां से यहां गया, अब इस पे प्लस का फॉर्मल चार्ज आ गया, प्लस का चार्ज, क्योंकि इसने तो अपना भी गंवा दिया, थोड़ी देर के लिए गंवाया, इट इज हार्डली ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सिचुएशन, और इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसको इसने क्या दिया बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, और फिर उसके बाद क्या कर ली, डबल बॉन्डिंग कर ली। तो अब इस ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन की क्या हो गई, क्या डबल बॉन्डिंग हो गई, हो गई। यहां तक समझ में आ गई बात, ये है। और इसके पास भी, ये भी एक ऑक्सीजन ये अपना लेके बैठा है, दिखाना हो तो दिखा दो, इसकी अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये क्या इसको भी दे देगा। तो अगर ये कार्बन, क्योंकि इनमें भी तो अदला बदली होगी, लेना देना नहीं चलेगा, पाई बॉन्ड एक देकर डबल बॉन्ड बना लिया, एक पहले दिया, बोला तुम खाली हो, लो हमसे एक लो, डबल बॉन्ड बनाते हैं दोनों, इससे मेरी चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्ज का डिस्पर्सल होगा, और चार्ज जैसे डिस्पर्स होगा
मेरी चार्ज डेंसिटी कम होगी, मेरी रिएक्टिविटी कम होगी और मेरी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। है बात कि नहीं? बताओ। अब ये और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो इसके बाद क्या होगा, अंतिम स्थिति ये आएगी कि ये ऐसे ही इसको जब देगा तो थोड़ी देर में फिर क्या इससे भी बॉन्ड बना लेगा। इसके पास दो हैं, एक एक दोनों के पास आ गया, फिर से इनमें बॉन्ड बन गया क्या? बाकी ये लेके बैठे रहे अपनी अपनी ऑर्बिटल, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इन सब में दो दो इंतज़ार कर रहे हैं तब तक। है बात क्लियर हो गई बात? कि उसने तीनों से बनाया, एक बार इससे, एक बार किससे, एक बार इससे बनाया और एक बार इससे। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये जस्ट एक समझाने का तरीका था कि प्लेनर स्ट्रक्चर है। और वो प्लेनर किस में होता है? क्या sp2 में प्लेनर स्ट्रक्चर होता है? एज सेंट्रल एटम कैसा है? सेंट्रल एटम जब भी sp2 होगा, अभी अगले 2 पेज पर आने वाला, इसलिए पहले से बता दिया, एक पेज पहले बता दिया है, तो हाइब्रिडाइजेशन का ही चैप्टर। एज सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो इट हैज प्लेनर स्ट्रक्चर। किसके साथ प्लेनर स्ट्रक्चर बताओ? विद इट्स टर्मिनल एटम्स। एटम्स, ये है प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, सबके बीच बॉन्ड एंगल कितना है? एंड OCO बॉन्ड एंगल कितना है? OCO बॉन्ड एंगल कितना हुआ? इज 120 डिग्री। इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब इस चीज को जो हम 3D डायग्राम में वापस पहुंचते हैं, तो CO OO CO OO CO OO, ये तीनों आपस में एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं या कैनोनिकल फॉर्म है, जिसमें एक बार इधर बॉन्ड, एक बार इधर और एक बार इधर, और साथ ही साथ बाहर में क्या लगा दो? 2- और बाहर में क्या लगा दो? 2-। समझ में आई बात? फिर इनका हाइब्रिड है तो सिंगल ट्रिपल लाइन खींचो, और बाकी तो आप डिस्ट्रीब्यूशन तो दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते कि छोड़ दें। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 8 सबका करना पड़ेगा। 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, और भी कहीं हैं, 4 यहाँ दिखा दिए, 4 यहाँ दिखा दिए। अच्छा, अब ये देखो, ये जो डबल बॉन्ड है ना, अब ये कहीं भी ना रखो। क्या ये इसको ऐसे ऐसे करो, डैश डैश, अब ऐसे डैश करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं? कुछ और तरीका है क्या? No, sir. तो अब इसके बाहर क्या दिखा दो? 2 डबल बॉन्ड, 2- ना तो इसका सिंगल बॉन्ड एग्जिस्टेंस में रहेगा ना डबल बॉन्ड। एक जो बॉन्ड लेंथ होगी, CO बॉन्ड लेंथ, ऑल द 3 CO बॉन्ड लेंथ विल बी सेम। समझ में आई बात की नहीं? ऑल 3 CO बॉन्ड लेंथ इज इक्वल, और तीनों जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो कितना कितना कर रहे हैं? क्या 33.3%? बताइए, क्योंकि तीनों का एक जैसा ही है, तो इन सब स्ट्रक्चर्स को क्या कहोगे? थोड़ा बताया करो। Resonance structure. या Sir, resonance structure. या कैनोनिकल भी तो बोलोगी। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? Hybrid.
सो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पर हमने देख लिया हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये चीज हो गई। सो हियर आर द थ्री कार्बोनेट आयंस, आर द थ्री रेजोनेंस structures are equally contributing towards the hybrid structure. Here all three resonance structures are equally, each 33.3 bar %, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर। None of the resonance structure, none of the resonance structure is real structure. रियल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? वो कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं है स्ट्रक्चर, एज दिस इज नेवर गिविंग एनी टेस्ट ऑफ सी डबल बॉन्ड हो। अगर इससे इसको देखोगे कि सी डबल बॉन्ड होगा, कोई जो टेस्ट कर दें कि डबल बॉन्ड के करेक्टर दे दे, कोई ये टेस्ट नहीं देता, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं। सो रियल स्ट्रक्चर एंड none of them, first, second or third, is existing for a fraction of time, and none of 1, 2, 3 exist for any fraction of time. बिल्कुल होता ही नहीं है। रियल स्ट्रक्चर इज ब्लेंड ऑफ, वो उनका मिक्सचर है, ब्लेंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर, एंड इट ऑलवेज एग्जिस्ट, इट ऑलवेज एग्जिस्ट। इट इज, इसे क्या कहेंगे? कॉल्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर। समझ में आया कि नहीं? तो जो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बना है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे हैं क्या? बताओ। डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हो रहा है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्लेनर स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर प्लेनर है? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, इस वजह से हो रहा है। मेक्स मॉलिक्यूल मोर स्टेबल, ये क्या करता है? मेक्स मॉलिक्यूल मोर स्टेबल एंड एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो मैक्सवेल के नियम के अनुसार क्या होता है? क्या उनकी एनर्जी कम हो जाती है? क्या उनसे एनर्जी रेडिएट होती है चार्ज के एक्सीलरेशन से? इधर उधर घूमेंगे तो रेडिएट नहीं होगी। सो मेक्स मॉलिक्यूल मोर स्टेबल एंड लोअर्स द नेट एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल 20 किलो जूल पर मोल एंड लोअर्स नेट energy of molecule 20 kilojoule per mole. So resonance structure is the actual structure and it is most stable, more stable than any of the Lewis structure. So resonance hybrid, resonance hybrid, कभी गलत बोल दें तो बता देना, कई बार हमने हाइब्रिड अभी नहीं बोला था। हाइब्रिड is actual structure and its energy is lower than is actual structure ना बोलो,
इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है बताइए? मोर स्टेबल स्ट्रक्चर एंड इट्स एनर्जी इज लोअर देन एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। या रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बोलो, बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये बात की कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है। अब अगली क्लास आपकी हम 12:15 पे लेंगे, 12:15 पे, ठीक है।